यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अभी मात्र 220 डे बचा हुआ है। इसमें जो तैयारी है, जो सीरियस कैंडिडेट है, उसको अच्छे से अपनी तैयारी करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। तो इसमें जो है प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसमें हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट है, इसमें कवर किया जाएगा। इसी प्रकार फिर सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट लगा के आप अपनी तैयारी को अच्छी करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, आर्ट एंड कल्चर से प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो ये बताना है प्राचीन भारत में इतिहास में जो भवभूति और हस्तिमल क्यों प्रसिद्ध थे, उसको बताना था। जैन साधु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार या दार्शनिक, किस लिए जो है भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो ये जो थे नाटककार, ये तीनों क्या थे, नाटक के क्षेत्र में क्या थे, प्रसिद्ध थे नाटककार के कारण। 8वीं सदी के विद्वान भवभूति संस्कृत में लिखे अपने नाटकों और कविताओं के लिए विख्यात हैं। उनके द्वारा लिखित नाटक मालती माधव प्रसिद्ध है। हस्तिमल होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे जो दिगंबर जैन कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में नाटक लिखते थे। उनके द्वारा कई नाटक लिखे गए, जिनमें से 4 नाटक प्राप्त हैं: मैथिली कल्याण, विक्रांत, कौरव, अजना, पौंजय और सुभद्रा ये नाटिका। तो ये सब लिखे गए थे। क्षेमेश्वर एक नाटककार थे जिन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर नाटककार थे, अतः विकल्प बी सही है। तो ये तीनों क्या थे, नाटककार थे, अपने नाटक के कारण प्रसिद्ध थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी के घाटी में स्थित है। तो अजंता गुफा क्या बाघोरा घाटी की नदी में स्थित है। तो ये क्या है, सही है। ये जो है बाघोरा घाटी के ये में स्थित है। दूसरा नंबर, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। ये नहीं होगा। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजंता गुफा दक्कन पठार में बाघोरा नदी घाटी में स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। सांची स्तूप बेतवा नदी की घाटी में स्थित। सांची नदी कहाँ है, बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नासिक में स्थित है, जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो पांडुलेना कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है, देव मंदिर नासिक में, जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अमरावती स्तूप कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। तो अमरावती स्तूप कहाँ है, कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, या भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। ये तो गलत है, क्योंकि भारत में एकमात्र निर्मित नहीं है ये। तीसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से या लोकप्रिय धारणा बनी कि या भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो 1 और 2, केवल 2, 3, 1 और 4, 2, 3 और
4। तो यहाँ से एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं। 2 नंबर क्या है, नहीं होगा, तो आप 2 जहाँ है वहाँ हटा देते हैं। ये है, ये है, ये है, तो केवल सी बचा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, सी। मितावली गांव मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छप घाट राजा देवपाल ने करवाया था, अतः कथन 1 सही है। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है। तो हीरापुर जो भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर वो भी क्या है, वृत्ताकार है, अतः यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती की मंदिर है जो तंत्र तथा शैव पूजा पद्धति को बढ़ावा देते हैं, अतः कथन 3 गलत है। कथन 3 भी गलत हो गया। 64 योगिनी मंदिर के वृत्ताकार रूप को संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है, अतः कथन 4 सही है। इसलिए विकल्प सी यानी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्य में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। कौन से सही है वो बताना है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी है, केवल 1 और 3। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था। वे संत इग्नेशियस के मित्र थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की थी, अतः कथन 1 सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीन की सेंगचुआन द्वीप पर हुई। 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया, अतः कथन 2 गलत है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को गोवा में संत जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंशिएंट हिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा में जो है उचित नहर था, प्राचीन नहर में उन्नत जल संचयन के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगर धौलावीरा की अनूठी विशेषताओं में से एक है उसका उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली। पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है। यहाँ विशाल जल राशि के कुंड, बांध, नहर और तटबंध मिले हैं। सबसे प्राचीन जल संभर प्रणाली का विकास यहीं हुआ था। यहाँ से स्टेडियम के अवशेष और 10 बड़े आकार के संकेत अक्षर वाला अभिलेख भी मिला है, अतः विकल्प ए सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें हम। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कनौज के मौखरी, देवगिरी की यादव, प्लब्बी के मैत्रक। इसको जो सही आंसर है वो क्या है, बी, यानी कि 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6। गुप्त वंश के पतन
गुप्त वंश के पतन के पश्चात तथा हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न राजवंशों का शासन था। मगध के गुप्त शासक थानेसर के पुष्यवती, जिस वंश से हर्षवर्धन संबंधित था। कनौज के मौखरी, जिसके राजा गृहवर्मन से हर्ष की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। वल्लभी की मैत्रक वंशी ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। मालवा के परमार और देवगिरी की यादव दक्कन में शासन किए। उनका शासनकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था, जबकि गुप्त वंश का पतन और हर्ष का उत्थान 6 से 7वीं शताब्दी में हुआ था। अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान, ख्याति का कारण, बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियाँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, सही सुमेलन। अब देख लेते हैं। बुर्जहम कश्मीर का एक नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। आखेट पर आश्रित मानव इस समय मंदिर का निर्माण करना नहीं जानता था, अतः पहला युग्म गलत है। उत्तरी 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में स्थित चंद्रकेतुगढ़ का उल्लेख टोलेमी ने गंगेरीदाई नाम से किया है। यहाँ की खुदाई में टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। यह स्थल मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तेतर काल में आबाद था। यहाँ से गुप्तकालीन सोने और चांदी के सिक्के भी मिले हैं, अतः युग्म 2 सही है। राजस्थान के सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में स्थित गणेश्वर से ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिनमें शामिल है बनार्घ, मछली का कांटा, चूड़ी, सुलार्घ, छेनी आदि। अतः युग्म 3 सही है, अतः विकल्प डी सही हो गया। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो प्राचीन भारत के इतिहास में से कौन सा सही है वो बताना है। मितक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दैभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मितक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में इस संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दैभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मितक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दैभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। कौन सा सही है उसको बताना है, सही चुनना है इनमें से। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 3। तो इसमें जो है बी हो जाएगा, केवल 2। यानी कि मितक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, लेकिन दैभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद ये हो सकता है। इसकी व्याख्या, विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका मितक्षरा पूरे देश में बंगाल, असम तथा उड़ीसा एवं बिहार के कुछ भागों को छोड़कर, जहां दैभाग व्यवस्था लागू थी, संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। मितक्षरा और दैभाग जाति भेद नहीं करती थी, यानी ऊंची या नीची जाति के लिए नहीं लिखी गई थी, अतः कथन 1 गलत है। मितक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित
पुत्र पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दैवभाग पिता की मृत्यु के पश्चात इसी किसी दावे पर विचार करते थे। अतः कथन 2 सही है। मितक्षरा और दैवभाग स्त्री पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामले पर विचार व्यक्त करते हैं, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार जो विकल्प क्या हो गया, 20 का सही हो गया। मध्यकालीन भारत से ये है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? आरोही क्रम में कौन सा सही है? परगना, सरकार, सूबा या सरकार परगना सूबा। सी नंबर सूबा सरकार परगना। डी नंबर परगना सूबा सरकार। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है, परगना सरकार सूबा आरोही क्रम में इस प्रकार बढ़ेगा। मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन सूबा यानी कि प्रांत या प्रदेश में, सूबा का सरकार यानी कि आधुनिक तहसील अनुमंडल और परगने का विभाजन गांव में किया जाता था। अतः सबसे छोटी इकाई गांव, उससे बड़ी परगना, परगना से बड़ी सरकार और सरकार से बड़ी इकाई सूबा होती थी। अतः विकल्प ए सही है। तो ये देख लीजिए, जो विभाजन होता था मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन, सूबा यानी कि प्रांत या प्रदेश होता था। उसके बाद सूबा का सरकार, सूबा का सरकार यानी कि आधुनिक भारत का क्या तहसील या अनुमंडल हो गया, प्रांत फिर अनुमंडल, और परगने का विभाजन गांव में, और परगना यानी कि गांव में किया जाता था। सबसे छोटा एक कहीं गांव हुआ, उससे बड़ा क्या हो गया, परगना यानी तहसील या अनुमंडल, और उससे बड़ा क्या हो गया, सरकार। तो ये क्या हो गया, सूबा। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही हो गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक और 2, बी नंबर केवल 2, सी नंबर 2 और 3, डी नंबर केवल 3। तो इसका सही आंसर है ए, 1 और 2। कर्नाटक जिसकी राजधानी आरकोट थी, मुगल दक्कन का एक सूबा था और इस प्रकार हैदराबाद के निजाम के तहत आता था। लेकिन जिस प्रकार निजाम ने अपने को दिल्ली की मुगल सरकार से स्वतंत्र कर लिया था, उसी प्रकार कर्नाटक के उप सूबेदार ने दक्कन के निजाम से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। इस प्रकार कर्नाटक के नवाब सादतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को अपनी गद्दी सौंपी। अतः कथन 1 सही है। विजयनगर के पतन के पश्चात मैसूर वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। अतः कथन 2 सही है। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मुहम्मद खान ने रुहेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया, जो उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था। आरंभ में इसकी राजधानी बरेली के अवाला में स्थित थी, जो बाद में रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई। रुहेलों का संघर्ष दिल्ली, अवध और जाट राज्य से लगातार चलता रहता था। अतः कथन 3 गलत है। अतः विकल्प ए इसका क्या हो गया, सही हो गया। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थे? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण या भविष्यवाणी। तो इसका क्या है, कोड का प्रयोग करके बताना है। 1, 2 और 3, 1, 3, 4, 1 और 2, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जो उत्तर है वो क्या है, डी नंबर 1, 2, 3, 4।
1535 से 1537 के मध्य पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी और उसने वहाँ की सामाजिक आर्थिक दशा का विस्तृत वर्णन किया था। इस समय अच्युत देवराय का शासन था। नूनीज के अनुसार विजयनगर में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। कुछ स्त्रियां मल्लयोद्धा, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिकाएँ, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक एवं संगीतकार होती थी। वे युद्ध में भी भाग लेती थी। अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज के खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को दा गामा केरल के तट पर पहुंचा था। कौन सा सही है वो बताना है। केवल एक और दो, केवल तीन, डी नंबर 2 और 3। तो इसका केवल 1 है। मंगोलों के महान नेता चंगेज खान ने पारसिया पर आक्रमण कर उसके शासक अलाउद्दीन मुहम्मद ख्वारिज़्म शाह का साम्राज्य नष्ट कर दिया और उसे जान बचाकर कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। ख्वारिज़्म शाह का बड़ा बेटा युवराज जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की ओर सिंधु नदी तट तक भाग कर आया, जहां तक मंगोलों ने उसका पीछा किया। उसने इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की अपील की, लेकिन चंगेज खान के आक्रमण के भय से इल्तुतमिश ने उसकी मदद करना स्वीकार नहीं किया। अतः कथन 1 सही है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था, जबकि तैमूर ने भारत पर 1398 से 99 के दौरान आक्रमण किया। अतः कथन 2 गलत है। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल 1424 से 1446 ईस्वी तक था, जबकि वास्को दा गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा था। अतः कथन 3 असत है। अतः विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार इसमें इतना ही। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट इसकी आधुनिक भारत के इतिहास का लेके आएंगे। तो चलिए इसमें इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के साथ।